हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय इकोनॉमिक क्लास। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा आंकड़े क्या होते हैं, आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में अंतर क्या होता है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आंकड़ों के संग्रह करने की विधियां क्या होती हैं, जिसमें से हम सबसे पहले देखेंगे प्राथमिक आंकड़ों को संग्रह करने या संकलित करने की विधियां कौन सी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं प्राथमिक आंकड़ों को संकलित करने की विधियां। मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने की मुख्य रूप से 3 विधियां होती हैं। फर्स्ट विधि वैयक्तिक साक्षात्कार या व्यक्तिगत साक्षात्कार भी इसको कह सकते हैं। अंग्रेजी में इसे बोलेंगे पर्सनल इंटरव्यू। व्यक्तिगत साक्षात्कार या पर्सनल इंटरव्यू का तात्पर्य होता है कि शोधकर्ता उत्तरदाता के पास व्यक्तिगत रूप से संपर्क करता है। यह विधि तब प्रयोग में लाई जाती है जब शोधकर्ता प्रत्येक उत्तरदाता के पास पहुंच सकता। इसमें शोधकर्ता और उत्तरदाता एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। अब इसका मेरिट क्या होता है ये देख लेते हैं। इसकी सबसे बड़ी मेरिट ये होती है कि जब शोधकर्ता उत्तरदाता के प्रत्यक्ष संपर्क में आता है तो वह उसको ये बता सकता है कि उसके सर्वेक्षण या शोध के उद्देश्य क्या होते हैं। अगर उत्तरदाता को कोई कंफ्यूजन होती है या प्रश्नावली को समझने में दिक्कत होती है तो शोधकर्ता उस दिक्कत को, उस समस्या को दूर कर सकता है। नेक्स्ट मेरिट ये है कि अगर जो उत्तरदाता है उसको यह कंफ्यूजन होता है, प्रश्नावली को समझने के अतिरिक्त कंफ्यूजन होता है कि जो ये प्रश्नावली है इनका उत्तर देना चाहिए या ना देना चाहिए, मेरी व्यक्तिगत सूचनाएं कहाँ कहाँ यूज होगी, तो इन सब का उत्तर जो है शोधकर्ता उसको दे सकता है, उसको संतुष्ट करके अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है। अब इसकी डीमेरिट देख लेते हैं। इसकी डीमेरिट क्या है। इसकी डीमेरिट यह होती है कि जब उत्तरदाता प्रत्यक्ष रूप से सामने होता है, शोधकर्ता उत्तरदाता के सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होता है, तो उत्तरदाता को बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देने में संकोच होते हैं और वह सही उत्तर नहीं देता है। और इसकी जो सबसे बड़ी डीमेरिट है वह यह है कि यह बहुत ही खर्चीली होती है, क्योंकि शोधकर्ता को प्रत्येक व्यक्ति के पास प्रत्यक्ष रूप से पहुंचना पड़ता है। अब दूसरी विधि को हम देख लेते हैं, डाक द्वारा प्रश्नावली भेजना, मेलिंग क्वेश्चनर। यह जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें शोधकर्ता जो है वह उत्तरदाता के पास या सदस्यों के पास सीधे नहीं पहुंचता है, बल्कि डाक द्वारा प्रश्नावली को इस निर्देश के साथ भेजा जाता है उत्तरदाता के पास कि वह एक निश्चित समय अवधि में इन प्रश्नों के उत्तर भर करके शोधकर्ता को वापस भेज देगा। अब इसकी मेरिट पहले देख लेते हैं। इसकी मेरिट यह होती है कि यह व्यक्तिगत साक्षात्कार या टेलीफोनिक साक्षात्कार की तुलना में काफी कम श्रम साध्य होता है और इसकी पहुंच जो होती है दूर दराज के क्षेत्रों में भी होती है, जहां शोधकर्ता नहीं पहुंच सकता है या जहां पर टेलीफोन की सुविधा नहीं है। अब इसकी डीमेरिट देख लेते हैं। इसकी डीमेरिट क्या होती है। इसकी डीमेरिट यह होती है कि बहुत सारे प्रश्न जो है वह बिना भरे हुए वापस हो सकते हैं, या फिर
बहुत सारी प्रश्नावलियां जो होती हैं वह वापस ही नहीं की जाती हैं। और अगली डिमेरिट ये हो सकती है कि डाक में उन प्रश्नावलियों के गायब होने की भी संभावना रहती है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं टेलीफोनिक साक्षात्कार, टेलीफोन इंटरव्यू। यह भी नाम से स्पष्ट है, इसमें शोधकर्ता जो होता है वह टेलीफोन के द्वारा उत्तरदाता से संपर्क करता है और उनसे अपने शोध से संबंधित प्रश्नावलियां पूछता है, जिसका उत्तर जो है वो सदस्य या उत्तरदाता देता है। इसकी मेरिट देख लेते हैं, क्या इसकी मेरिट होती है। इसकी मेरिट यह होती है कि डाक और व्यक्तिगत साक्षात्कार की तुलना में इसमें बहुत ही कम समय लगता है। इसमें जो डाक प्रश्नावली की विधि थी, उसकी जो डिमेरिट थी कि अगर प्रश्नावली को समझने में उत्तरदाता को कोई दिक्कत होती है तो डाक प्रश्नावली के माध्यम से वह उसकी समस्या दूर नहीं हो पाती थी। टेलीफोनिक इंटरव्यू में अगर उत्तरदाता को कोई कंफ्यूजन होता है कि इस प्रश्नावली का क्या मतलब है, तो शोधकर्ता उसको उस टेलीफोन के माध्यम से समझा सकता है। इसमें काफी समय की भी बचत होती है और धन की भी बचत होती है। इसकी डीमेरिट देख लेते हैं। इसकी डीमेरिट यह होती है कि जो शोधकर्ता होता है वह किस समय पे उत्तरदाता से संपर्क करे, यह निश्चित करना बड़ा कठिन होता है। प्रश्नों के उत्तर अगर ऐसे समय में टेलीफोन जाता है शोधकर्ता का जिस समय उत्तरदाता व्यस्त हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वह सही उत्तर नहीं देगा, झल्ला जाएगा। इसकी और भी डिमेरिट है, जैसे कि जो व्यक्तिगत साक्षात्कार में कमी थी कि उत्तरदाता जो है सामने होने पर उन प्रश्नों के सही उत्तर नहीं देते थे। इसमें भी टेलीफोनिक वार्ता में भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका उत्तर देने में उत्तरदाता संकोच करता है। अब हम इसके अतिरिक्त भी और भी मेथड है प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के, जैसे अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार हो गया, प्रतिनिधि द्वारा कलेक्शन हो गया, यानी कुछ खास लोगों को से उनसे शोध कर लिया जाए और मान लिया जाए कि नहीं वो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके आधार पर निर्णय ले लिया जाए। लेकिन आपके एनसीईआरटी के क्लास 11 में ये 3 महत्वपूर्ण विधियां दी गई हैं, तो इनको ही आप पढ़ेंगे। अब आगे हम देखते हैं कि जनगणना अर्थात सेंसस क्या होती है। जनगणना के अंतर्गत समष्टि की सभी इकाइयों व्यष्टियों को सम्मिलित किया जाता है। इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जनगणना जो होती है वह एक जो होती है कि जिसमें आपको जिस तथ्य पे शोध करना, उस तथ्य के जो समष्टि रूप है यानी टोटल जो होता है उसका अध्ययन किया जाता है। उसकी जो छोटी छोटी इकाइयां, जैसे मान लीजिए आप कपड़े का अध्ययन करना चाहते हैं कि कौन से ब्रांड के कपड़े ज्यादा पसंद किए जाते हैं, कौन से ब्रांड के कपड़े ज्यादा नहीं पसंद होते हैं। तो अगर ये अध्ययन करना है तो सभी ब्रांड की जितने भी कपड़े उस क्षेत्र विशेष में होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति से जाकर के डाटा जब कलेक्ट किया जाता है तो ये जनगणना हो गई, ये समग्र रूप में डाटा कलेक्शन हो गया। अर्थात भारत की जैसे जनसंख्या की जब गणना की जाती है तो उसमें क्या होता है, हर व्यक्ति के घर प्रगणक जाता है, उनसे सूचनाएं इकट्ठा करता है, आंकड़े इकट्ठा करता है और फिर उसको प्रकाशित किया जाता है। ये क्या है, समग्र रूप से जनगणना, उससे सारी सूचनाएं एक साथ ली जाती है। अब हम देखते हैं कि प्रतिदर्श या सैंपल क्या होता है। प्रतिदर्श या सैंपल का तात्पर्य होता है कि जब
जैसे हमने कहा कि जब समष्टि रूप से अध्ययन किया जाता है, अगर मान लीजिए कपड़े का अध्ययन करना है, पहला उदाहरण जो हमने दिया, तो कपड़े में हमने कहा कि जितने लोग उस कपड़े की यूजर होंगे सबसे व्यक्तिगत रूप से एक एक करके जब आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं तो ये तो हो गई जनगणना। लेकिन यह क्या होता है, बहुत ही कठिन और श्रम साध्य है, सबके पास पहुंचना सरल नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में यह किया जा सकता है कि उसमें से कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लिया जाए। अर्थात मान लीजिए कि उस कपड़े की यूजर 10,000 है, तो 10,000 का 10% 1,000 लोगों से सर्वे कर लिया जाए और 1,000 लोगों के जो आंकड़े हैं, जो विचार हैं, जो बहुमत है, उसी विचार को ये मान लिया जाए कि सारी जनसंख्या उसको फॉलो करती है। तो यह क्या कहलाएगा, प्रतिदर्श चयन कहलाएगा। क्लियर हो गया होगा इतना? मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि जनगणना जो होती है वह समष्टि रूप में आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं और प्रतिदर्श जो होता है उस समष्टि में से कुछ सैंपल लेकर के उन्हीं लोगों से वो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। कुछ और उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ जो वोटिंग होती है, तो वोटिंग जो होती है एक एक मतदाता से उनकी राय ली जाती है कि जो प्रत्याशी है उनमें से किस प्रत्याशी को आप पसंद करते हैं। तो वो क्या हो गया, जनगणना हो गई, यानी संपूर्ण रूप से एक एक व्यक्ति की उसमें राय ली गई। अब आप देखते होंगे कि जब चुनाव हो जाता है तो चुनाव के पहले न्यूज चैनल वाले बहुत सारी जो है कि एग्जिट पोल जारी करते हैं और एग्जिट पोल में वो बताते हैं कि किस पार्टी को बढ़त मिल रही है, किस पार्टी को बढ़त नहीं मिल रही है। वो किस आधार पे करते हैं, उनका आधार ये होता है कि वो प्रत्येक, अगर विधानसभा का चुनाव हो तो प्रत्येक विधानसभा में वो 1,000 लोगों से वोट देकर के बाहर जब वो निकलता है तो उनसे प्रश्न पूछते हैं कि आपने किस प्रत्याशी को वोट दिया है, और उसके आधार पे वो विजेता घोषित करते हैं। तो ये तो हो गया आपका सेंसस और सैंपल। अब हम देखते हैं कि जब सैंपल का चयन करना है तो उस सैंपल का चयन कैसे किया जाता है। जनगणना आप जानते हैं कि वास्तविक जगत में जो सैंपल मेथड है वही यूज किया जाता है। जनगणना जो है इतना मुश्किल होता है, समग्र रूप में आंकड़े इकट्ठा करना इतना कठिन होता है कि व्यवहारिक रूप से कुछ सरकारी संस्थाएं ही जनगणना कराती हैं। जैसे भारत की पॉपुलेशन जो होती है वो सेंसस ऑफ इंडिया कराती है। इसके अलावा आपका NSS वो है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, वो सामाजिक और आर्थिक स्थिति से संबंधित जो है गणना कराती है संपूर्ण लेवल पर। इसी तरह CSO है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, वो जो है राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़ों को संपूर्ण रूप से गणना कराता है। ये तो हो गए जनगणना के उदाहरण। इसके अतिरिक्त कोई भी उत्पादक अपने उत्पाद का की लोकप्रियता का या कोई पार्टी अपने प्रत्याशी की लोकप्रियता का जब सर्वे कराती है तो उसमें वह जनगणना न करा करके वो क्या करती है, सैंपल लेती है, यानी प्रतिदर्श चयन करती है, कुछ सेलेक्टेड लोगों की उसमें से राय लेती है कि उनकी राय क्या है। तो एग्जिट पोल क्या हो गया, वो प्रतिदर्श सर्वेक्षण। तो जब व्यवहारिक जगत में ज्यादातर सैंपलिंग होती है, सैंपल सर्वे होता है, तो हम ये देखेंगे कि सैंपल सर्वे में सैंपल का चयन कैसे होता है, कैसे चयन किया जाता है कि किन लोगों से शोध किया जाए, किन लोगों से प्रश्न अपने उद्देश्यों से संबंधित प्रश्न पूछे जाए। तो उसकी दो रीतियां हैं, एक यादृच्छिक या इसको इस तरह कह सकते हैं कि रैंडम, और दूसरी है नॉन रैंडम या अयादृच्छिक।
सेकेंड है यादृच्छिक। ये आपका हो जाएगा रैंडम और ये नॉन रैंडम। तो यादृच्छिक चयन का क्या तात्पर्य होता है? यादृच्छिक चयन का तात्पर्य होता है कि जब समष्टि में जो आपको आंकड़े इकट्ठे करने हैं, जैसे मैंने अभी दिया एग्जिट पोल का उदाहरण कि 1000 लोगों से पूछ लिया जाता है बाहर वोट से निकलते वोट देकर निकलते हुए, तो जब वो किनको चुना जाए, क्या एक बूथ से ही 1000 लोगों से पूछ लिया जाए कि आप किसको वोट दे रहे हैं? तो अगर ऐसी स्थिति होगी तो हमारा चयन बहुत ही गड़बड़ होगा, क्योंकि हो सकता है जिस बूथ पे हमने क्वेश्चन पूछा है वो सब जो है किसी एक पार्टी विशेष को पसंद करते हो और बाकी बूथ पे जो हजारों बूथ हैं वो उस पार्टी को ना पसंद करते हो। तो ऐसी स्थिति में हमारा सैंपल जो है बहुत ही अलग जो है आंसर देगा। तो यादृच्छिक चयन का तात्पर्य होगा कि यादृच्छिक चयन करने पे सभी बूथ पे जितने भी समष्टि रूप से सदस्य हैं जो इस सर्वे में भाग लेने वाले हैं, उनमें से सबको समान अवसर दिया जाए। जैसे अभी हमने कहा कि 10,000 में से उनका 10% यानी 1,000 लोगों से हम सर्वे कर लेते हैं, तो ये सिंपल सर्वे हो गए। तो अब 1,000 चयन करने के लिए मान लीजिए उन 10,000 में जितने भी 10,000 लोग हैं उन सभी का नाम लिख करके रख लिया जाए और उसमें से लॉटरी के माध्यम से एक एक व्यक्ति का नाम निकाला जाए। इस तरह से 1,000 व्यक्तियों को चुना जाए और उनसे प्रश्न पूछा जाए। तो ये क्या हो गया? रैंडम चयन हो गया, रैंडम सैंपल हो गया। अब रैंडम सैंपल जो 10,000 में से 1,000 लोगों से पूछा जाता है तो ये काफी सटीक बैठता है अगर उनको सभी सदस्यों को समान अवसर दिया जाए। अयादृच्छिक चयन क्या होता है? अयादृच्छिक चयन या नॉन रैंडम जो सैंपल होता है उसमें मैंने जो कहा कि एक ही बूथ से पूछ लिया जाए, तो इसमें शोधकर्ता का निर्णय महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें यह नहीं होता है कि हम रैंडम सिलेक्शन करेंगे, बल्कि जो शोध करता है वो अपने निर्णय के अनुसार जो होता है वह डाटा किससे कलेक्ट किया जाए उस सदस्य का चयन करता है। अर्थात इसमें शोधकर्ता का निर्णय महत्वपूर्ण होता है। अब वह अपने मित्रों को इसमें ले सकता है या अपने जहां उसको सर्वे करना है उसमें आसपास के लोगों का वह चयन कर सकता है। तो यह हो गया अयादृच्छिक चयन। अब हम कुछ जान लेते हैं संगठन के बारे में जो जनगणना यानी समग्र रूप में हमारे आंकड़े इकट्ठा करते हैं। हमने पहले ही इसके आपको बताया कि एनएसएस अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे यह राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण होता है। यह सामाजिक और आर्थिक आंकड़े भारत सरकार के लिए समग्र रूप में इकट्ठा करता है, जैसे रोजगार, बेरोजगारी, गरीबी। इसी तरह सीएसओ है अर्थात केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो होता है यह भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करता है। इसी तरह सेंसस ऑफ इंडिया हो गया। सेंसस ऑफ इंडिया जो होता है वह भारत की जनसंख्या पॉपुलेशन की गणना करता है, अर्थात भारत की जनगणना का उत्तरदायित्व उसके ऊपर है। वह यह पता करता है कि भारत में कितने लोग हैं, कितने उसमें से कितने लोग साक्षर हैं, कितने लोग निरक्षर हैं, कितने जो है उसमें से शिशु हैं, कितने जो है कि उसमें वृद्ध हैं और कितने युवा लोग हैं। तो ये हो गई भारत की कुछ महत्वपूर्ण जनगणना से संबंधित संस्थाएं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।